ओके, सो लास्ट लेक्चर में मैंने थोड़ा सा क्विक रिवीजन टाइप का एक लिया हुआ था सेशन की, जिसमें जो भी पर्टिकुलर आपके डाउट्स थे या जो भी रिवाइज करना था वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। हमें प्रैक्टिस शीट स्टार्ट करना था कैपेसिटर का, और इलेक्ट्रोस्टैटिक के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने थे। आपने डीसी पांडे और ये सारे में से कर लिए होंगे, तो प्रैक्टिस शीट डिस्कस करना स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने बताया था पहले हम कंडक्टर के डिस्कस करेंगे, कैपेसिटर्स के, और उसके बाद आगे वाले पार्ट्स में। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं यार। मैं एक 4-4-5-5 क्वेश्चन का सीरीज पूछ लेता हूँ आप लोग से, और आप लोग उसका आंसर कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, लाइक 50, क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछा हुआ है। एक कैपेसिटर है, हमें उसकी कैपेसिटी सी पता है, हमें चार्ज पता है, पोटेंशियल डिफरेंस वी पता है, हमें डायमेंशनल फार्मूला फॉर क्यू वी चाहिए। तो यार अप्रोच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायमेंशन के लिए, वो थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। सपोज हमें क्यू वी चाहिए, तो अब लिटरली क्यू वी नहीं ढूंढने लगना है। मतलब सपोज हमें क्यू वी चाहिए, आपने देखा कि यार क्यू का तो पता है, वी का नहीं पता है। वी को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से आप सोचने का ट्राई करेंगे कि क्यू इज इक्वल टू सी वी टाइप लिख सकते हैं। तो क्यू को लिख सकते हैं सी वी टाइप में, सी वी, तो सी इंटू वी और इंटू एक और वी, तो मतलब कुछ हो जाएगा सी वी स्क्वायर टाइप का। और सी आप ढूंढने लग जाएंगे कि यार सी क्या होगा टाइप में। तो इस तरीके से नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि यार ये सी इंटू वी क्या है, सी इंटू वी स्क्वायर क्या है। हमें पता है कि कैपेसिटर की एनर्जी जो होती है उसका फार्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सी वी स्क्वायर है और ये यू है, इन दोनों की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। मतलब ये अगर एनर्जी है तो ये भी क्या होगा, एनर्जी होगा। मतलब टेंशन ही नहीं है बाकी तरीके से फाइंड करने का। तो ये थोड़ा ध्यान देना है कि सी और वी की लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट कॉमन सेंस से पता है कि ये एनर्जी है। और हमें एनर्जी पता है, एनर्जी क्या होता है, वर्क। और वर्क मतलब क्या है, वर्क मतलब है फोर्स इनटू डिस्टेंस। सो वर्क मतलब है फोर्स इनटू डिस्टेंस, और फोर्स की यार एटलीस्ट याद रखना है ml t-2, और डिस्टेंस की भी मल्टीप्लाई कर देंगे l। तो फाइनली जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा ml² t-2। तो इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, अच्छी बात यह है कि हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा ही लॉजिक काम आ जाए, कई बार आपको पूरा सॉल्विंग भी करना पड़ेगा। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ सी, सब लोग फाइंड करें और आंसर करें। सब लोग सॉल्व करें, फाइंड द डायमेंशन ऑफ सी। वेरी गुड, गौरी कारंजकर करेक्ट आंसर, आशुतोष करेक्ट आंसर, वेरी गुड। यार बाकी लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पार्ट था।
आपको सी की डायमेंशन चाहिए थी, आपको सोचना था बस कि आप कहाँ से सी फाइंड करना चाहते हैं। ओके गुड, आर्यमा ने, वेरी गुड। नॉट करेक्ट, जोया नॉट करेक्ट। यार देखो, ट्राई सब लोग को करना है, मतलब इसका मतलब ये, अगर आपने सी की डायमेंशन नहीं बताई है, इसका सीधा सा मतलब ये हो रहा है कि आप लोग ने क्वेश्चन नंबर 50 अच्छे से नहीं किया हुआ है। क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चन नंबर 50 जो मैंने लॉजिक बताया एनर्जी का लॉजिक, में भी सब लोगों ने एनर्जी का लॉजिक नहीं किया हो। कुछ लोगों ने क्यू का पता था, वी की अलग से फाइंड करने का ट्राई किया होगा। जिन लोगों ने वी की फाइंड करने का ट्राई किया होगा वो सी तुरंत निकाल सकते हैं ना। क्यू इज इक्वल टू सी वी फॉर्मूला है ना। तो अगर आपको वी पता है तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई वी। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं यार, इतनी बड़ी बात नहीं है कुछ। और लेट्स से वी जिनको नहीं पता है वो ये देख सकते हैं कि वी कहाँ से निकालेंगे हम, वर्क डन के फॉर्मूले से, W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। सो W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, यहाँ से वी निकाल सकते हैं, वी हो जाएगा W बाई क्यू। सो देखिए फिर सी क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा क्यू अपॉन वी हो जाएगा W बाई क्यू, मतलब ऊपर जाएगा क्यू स्क्वायर, सो क्यू स्क्वायर बाई W। तो इसका मतलब अगर हम बात करें तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू मतलब करंट इंटू टाइम, सो ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर अपॉन वर्क डन क्या होता है, अभी जस्ट हमने देखा एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो फाइनली अगर हम देखें तो फाइनल आंसर आ जाएगा, ये सी की डायमेंशन जो होगी वो होगी एम माइनस टू एल माइनस टू, और टी ऊपर जाएगा तो और पावर प्लस हो जाएगी नेगेटिव से, तो टी पावर 4 ए पावर 2, ये डायमेंशन होगी सी की। तो 3-4 लोगों सर ने आंसर करेक्ट दिया, या पूछे। सर वर्क वर्क की डायमेंशन ओके ओके, एम एल सॉरी टी सॉरी माइनस टू सॉरी, ना। माय मिस्टेक, एम स्क्वायर नहीं है, एम एल स्क्वायर होता है यहाँ पे। ओके, तो एम माइनस 1 रहेगा यहाँ। हाँ, अभी करेक्ट है, सही है। अनीश वेरी गुड, अनीश, प्रेम, अनूप, काफ़ी लोगों ने करेक्ट आंसर्स दिए, वेरी गुड यार। तो वही देखना है हमें। ओके, लेट्स सी। अभी सिंपल सा काम करते हैं, मैं क्वेश्चंस पूछता जाता हूँ, आप लोग डाउट बताते जाएं, जो भी डाउट होगा वो बीच में डिस्कस कर लेंगे। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 51 टू 55 बताएं, कोई भी डाउट हो। 51 टू 55 डिस्कस कर सकते हैं हम। सर क्वेश्चन नंबर 51। ओके, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 51 और उसके बाद क्या डाउट है 51 टू 55 में। ओके, तो 51 टू 55 में 51 नंबर, चलिए एक बार रीड कर लेते हैं। A sheet of copper is inserted in air gap of a parallel plate capacitor without touching any of the two plates of the capacitor. The capacitance of the capacitor is ओके। तो हमें पॉइंट ये करना है, क्वेश्चन ये है कि एक कैपेसिटर है और हमने अ शीट ऑफ कॉपर इंसर्ट किया हुआ है, क्लियर। तो कहीं पे भी हमने बीच में इंसर्ट किया हुआ है, तो क्या फर्क पड़ने वाला है इसके कैपेसिटेंस में, ठीक है, यही पूछा हुआ है ना। डिफरेंट डिफरेंट, हाँ, डिफरेंट पोजीशन पे हमने इसे प्लेस किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना। हमने तो ये देखा है ना कि अगर ये टी डिस्टेंस है और ये डी डिस्टेंस है, कभी ये डिस्कस ही नहीं किया कि ये जो मटेरियल है उसे कहाँ पर होना चाहिए, कुछ मतलब नहीं है। अगर हम इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि सी इज इक्वल टू आ जाता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी लिख देते हैं और प्लस टी बाई के कर देते हैं। पोजीशन का तो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है, इसकी पोजीशन का कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसको कहीं पे भी लगाओ, मतलब नेगेटिव वाले के पास पे लगा दो, कहीं पे लगा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता।
पॉजिटिव वाले के पास लगाओ नेगेटिव, कुछ फर्क नहीं है। ओके, तो शीट कहाँ पे लगाएंगे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? मतलब हाँ आंसर सर। क्या हो जाएगा? डी पार्ट। ओके, यस सर। ओके, सो अप टू 55 एनी डाउट? नो सर। ओके, नेक्स्ट 56 to 60 doubt? Sir, 58. सर 58, Okay, 58, 57, 57. So we have, चले 58 मार्क करते हैं और 57 मार्क करते हैं। 59 भी कर लेते हैं। Sir, 59. 50? 59, हाँ सर भाई। 59। ओके, 59 भी कर लेते हैं। चले स्टार्ट करते हैं। देखें तो पहले 57 डिस्कस करते हैं। अभी हुआ क्या, 57 में हमने एक थिन मेटल प्लेट लगा दी, क्लियर, एम, और कैपेसिटर का न्यू कैपेसिटेंस। यार ये तो मैंने बहुत बताया, कई बार बताया ना कि यार एक कैपेसिटर के अंदर चाहे मेटल फिल कर दो, ये तो बिल्कुल नोट्स में भी मैंने फिगर बनाया था, या फिर इवन जस्ट एक वायर भी लगा दो, तो चार्ज को तो बस पाथ चाहिए ना कि प्लस वाला एकदम माइनस को न्यूट्रलाइज कर देगा, प्लस माइनस को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो मतलब चाहे इनफाइनाइट चार्ज दो आप, वो पूरा एकदम पास हो जाने वाला है। क्लियर? तो इसका मतलब इस केस में उसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है? इनफाइनाइट हो जाती है। और सिंपल वर्ड में बात करूं तो मेटल का के क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो इसलिए C इज इक्वल टू क्या होगा? के एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। और के इनफाइनाइट मतलब कैपेसिटी भी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो चाहे पूरा मेटल भर दे या एक वायर से कनेक्ट भी कर दे प्लेट, बातें दोनों सेम हो जाएंगी। तो बताएं, ये क्लियर है ना? मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज्यादा डाउट होगा। मे बी आप लोग को आइडिया वो स्लिप कर गया होगा, बट सर। काफी स्ट्रेट है। या सर शीट में आंसर बी दिया है। तो गलत है बेटा फिर। हाँ सर। ठीक है, ध्यान देना है, ये मिस्टेक है, आंसर रॉन्ग होगा। अच्छा, आंसर रॉन्ग है इसीलिए आप लोग को थोड़ा सा ये लगा। हाँ सर। कोई बात नहीं है। ठीक है, समझ में आया यार सबको? इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए, क्योंकि नोट्स में भी कराया ना, ये वायर भी करके बताया था, मेटल भी करके बताया है। हाँ, ओके। चले क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। 58 में हमसे पूछा हुआ है, ए ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ इक्वल रेडियस एंड पोजेसिंग इक्वल चार्जेस कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप। तो ये याद है ना, हमने सरफेस टेंशन में ऐसा एक क्वेश्चन देखा था कि 8 ड्रॉप्स है, मतलब 8 छोटा वॉल्यूम मिलके बनाएगा एक बड़ा वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम। ओके, तो सबसे पहला काम, अगर ऐसा कुछ भी होता है कि छोटी छोटे ड्रॉप्स मिलके पूरा बड़ा ड्रॉप बनाने वाले हैं, तो इसका मतलब उनका वॉल्यूम कंजर्व रहेगा। तो 8 इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 पाई r क्यूब, r1 का क्यूब विल रिमेन 4/3 पाई r क्यूब, r2 का क्यूब। तो अगर सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी और क्यूब रूट ले लेंगे हम, तो बहुत ही सिंपल सा एक रिलेशन दिख जाएगा, दैट r2 इज 2 टाइम्स ऑफ r1। तो ये एक पहला है, जिसमें मैं फिर से बोल देता हूँ, R2 मतलब बिगर ड्रॉप है, बिगर ड्रॉप। क्लियर? R1 है अपना इनिशियल वाला ड्रॉप। डन, ये हो गया। अब क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप टू द सिंगल ड्रॉप। ओके, कैपेसिटेंस। तो यार ड्रॉप के लिए, ड्रॉप मतलब क्या है? ड्रॉप मतलब एक स्फीयर है, स्फीयर। अच्छा चलो सुन लेते हैं यार, थोड़ा सा पूछ लेते हैं कुछ स्टूडेंट से, देखें कितने एक्टिव हैं कुछ लोग। चले अभिषेक आप आंसर करो। सर स्फीयर के लिए बेटा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। वेरी गुड यार, वेरी गुड। C इज इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। क्लियर? तो ये होता है किसी भी स्फेरिकल, जैसे मैंने अर्थ के लिए भी बात किया था और सॉल्व करके भी दिखाया था कि देखो अर्थ का 1 से बहुत ही कम आता है, तो ये हो जाएगा। और हमें C1 C2 का रेशियो पूछा हुआ है यार, तो C1/C2 क्या हो जाएगा? नहीं सॉरी, C2/C1 पूछा है, तो C2/C1 क्या हो जाएगा? R2/R1। क्लियर? तो क्या आ जाएगा? 2:1 आ जाएगा। तो ओके यार, इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं।
इस सेक्शन में किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ ले। ऐसे क्वेश्चन यार थोड़े एग्जाम फेमिलियर भी होते हैं यार, मतलब एग्जाम में ऐसे टाइप के पूछने के चांसेस होते हैं जिनमें कुछ रैंडम से कॉन्सेप्ट होते हैं, आपको लगता है कि पता नहीं ये किस चैप्टर में पहुंच गया, मल्टीपल चैप्टर्स को टच करने का ट्राई करते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं 59। ओके 59 देख लेते हैं। So 59 में a parallel plate capacitance 4 is having a charge of this. What will be its capacitance if charge is increased to 1 coulomb? Okay. अब देखो यार, सोचो यहाँ पे समझने की बात है कि कुछ तो हमें बेस रखना पड़ेगा। मतलब इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया है कि कैपेसिटेंस दिया है C4 है, क्लियर। और बात किया है कि पहले Q1 था 0.5, डन। बाद में Q2 हो गया है कितना 1। तो अभी यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यार अगर Q1 टू Q2 चेंज हो गया है, ठीक है, और कुछ बताया नहीं है कि यार कैसे चार्ज इंक्रीज हुआ, क्या हुआ है, क्लियर। तो इसका मतलब हमें मान के चलना होगा कि पक्का वो किससे कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड होगा, क्लियर, डन। अगर बैटरी से कनेक्टेड होगा तो हमें Q इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, C इंटू वी यूज करना पड़ेगा। बट देखो कहीं पे भी नहीं बोल रहा है कि बैटरी का कुछ यूज है, कहीं पे बोल रहा है क्या कि बैटरी लगी हुई है या बैटरी कांस्टेंट है, कहीं पे भी नहीं बोला है कि वी कांस्टेंट है या नहीं है। वी कांस्टेंट के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, बट हमें बार बार टारगेट कर रहा है क्या, व्हाट विल बी इट्स कैपेसिटेंस। तो याद है मैंने इन स्टार्टिंग में बताया था कि क्वेश्चन होता है Q प्रोपोर्शनल टू V। मतलब अगर आप Q इंक्रीज करेंगे तो कौन बढ़ने वाला है, V बढ़ने वाला है, जब तक कि क्वेश्चन में कहा नहीं है बैटरी से। तो बिकॉज देयर इज नो पॉइंट अबाउट द बैटरी, सो विच मीन्स Q अगर बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, बट C विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि C 2-3 बातों पे ही डिपेंड करता है, किस पे, ज्योमेट्री पे और मीडियम पे, और मीडियम पे, क्लियर। तो अगर आपने उसकी ज्योमेट्री नहीं बदली है और मीडियम वगैरह नहीं बदला है तो क्या चीज कांस्टेंट रहेगा, C कांस्टेंट रहेगा, और Q और V ही रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। तो इस केस में इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब होना चाहिए कि C चेंज नहीं होगा, Q चेंज करेंगे तो आप इंटरनली V चेंज हो गया होगा उसका। बताएं 59 क्लियर है सबको या किसी को कुछ इसमें डाउट है? नहीं सर। ओके गुड। चले तो 59 अच्छा क्वेश्चन है। बाय द वे ऐसे क्वेश्चंस को हम नोट्स में बोल देते हैं कि थोड़ा सा याद रखना है चीज़ों को कि Q चेंज करेंगे तो V चेंज होगा, क्योंकि बैटरी के बारे में कुछ नहीं बोला है। अगर बैटरी वगैरह से कनेक्टेड होता तो फिर उसका C भी बदलना पड़ जाता। ओके देन 61 to 65 में बताएं। क्वेश्चन 65 क्वेश्चन 65 64 उससे पहले 64 64 64 ओके 64 एंड 65 ओके। चले तो डिस्कस कर लेते हैं 64 एंड 65। देखिए 64 की बात करते हैं। 64 में पूछा हुआ है कि M और N are plates unequal area of plate and A1 is greater than this be the area of M and N, let A1 is greater than A2। तो मतलब कुछ ऐसा सिनेरियो है कि ये एक M है, ये A1 एरिया का है और A1 बड़ा है, A1 प्लेट बड़ा है और ये A2 है, इनका नेम दे दिया हुआ है M और N। ओके देन M and N आर कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट। तो मतलब इस वाले को आपने बोल दिया है पॉजिटिव है और इस वाले को बोल दिया है नेगेटिव है। इफ प्लस Q एंड माइनस Q चार्जेस आर देयर, तो फिर क्या सिचुएशन हो जाएगी यहाँ पर। ओके तो आप लोग को याद होगा मैंने एक क्वेश्चन ऐसा बताया हुआ था, टेस्ट में भी दिया हुआ है आपको। मैंने बताया है कि जो ये प्लेट है, इस प्लेट के सामने जितना इंड्यूस हो सकता है उतना ही चार्ज इंड्यूस होगा सर, क्लियर। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि ये नहीं है कि इसमें वायर है और चार्ज जा रहा है, नहीं। चार्ज कैसे जा रहा है, चार्ज इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू जा रहा होता है।
तो इसका मतलब ये है कि इस प्लेट के सामने जितना एरिया है सिर्फ उतने एरिया पे ही चार्ज बाउंड रहेगा, बाकी चार्ज रह ही नहीं पाएगा। ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर प्लेट इवन अनइक्वल भी है, कुछ भी है, चार्ज चेंज नहीं होगा, इसमें भी उतना चार्ज आएगा और इसमें भी इतना ही चार्ज रहेगा। तो चार्ज दोनों में सेम रहेगा। और कैपेसिटेंस जब लिखेंगे तो C इज इक्वल टू आएगा एप्सिलॉन नॉट A2 बाई D। क्लियर? जो जो स्मॉलेस्ट एरिया होगा जो बाउंड कर रहा होगा उतना होगा। ओके, 64 में डाउट कुछ? नहीं ओके, सर। गुड। नहीं चले 65 डिस्कस कर लेते हैं। 65 की बात करें अगर हम, तो 65 में पूछा हुआ है एक कैपेसिटर है जिसे हमने चार्ज कर दिया है। मतलब 65 को स्टार्ट करते हैं। 65 में हमने एक 4 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है जिसे हमने चार्ज किया है 400 वोल्ट से। इफ द प्लेट्स आर जॉइंड थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 किलो ओम देन द हीट प्रोड्यूस इन द रेजिस्टेंस विल बी। तो मतलब अभी क्या है कि एक C है और एक V है हमारे पास, बट अब हमने एक जो दोनों प्लेट्स है उनको रेजिस्टेंस से ज्वाइन कर दिया हुआ है। रेजिस्टेंस से ज्वाइन कर दिया हुआ है, इसका मतलब एक R की वैल्यू भी हमें दे दी है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किस टाइप का सर्किट बन जाएगा? ये एक CR सर्किट बन जाएगा, CR सर्किट। ओके, बट याद करो CR सर्किट में हमने क्या क्या बताया था? हमने आपको बताया था कि यार Q एक फंक्शन होता है, I एक फंक्शन होता है, ये सारे क्या होते हैं? फंक्शन ऑफ टाइम होते हैं। क्लियर? बट याद करो क्या रियल में क्या फर्क पड़ता है? मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में क्या फर्क पड़ने वाला है आपको आपको वो देखना है। मतलब सपोज समझे आप लोग, एक कैपेसिटर होता है और एक बैटरी होती है। मैंने बताया था कि इस सेटअप में जब ये चार्जिंग होती है तो हम एक चीज डिस्कस करते हैं, वो दैट इज डेल्टा H, हीट लॉस। ये सबको याद है? अब ये बताओ ये हीट लॉस होता कहाँ है? क्या ये हीट लॉस कैपेसिटर में होता है क्या? नहीं, ये हीट लॉस होता है वायर में। द हीट लॉस इज इन वायर्स। मतलब क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मैंने बताया था कि एक पार्ट होता है वर्क डन बाई बैटरी इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी प्लस हीट लॉस। मतलब ये है कि हमने ये बात की थी कि जितना वर्क बैटरी करेगी और कैपेसिटर की एनर्जी कितना चेंज हुई, बाकी बची हीट लॉस होगी। मतलब बड़ी सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हमने बैटरी से एक 100 जूल का वर्क कराया और जबकि कैपेसिटर में 80 जूल का वर्क सेव हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वायर्स से हीट लॉस कितनी हो गई होगी? 20 जूल की। क्लियर? और आपको पता हो जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, यार हीट लॉस जो होती है वो हमेशा वायर्स या रेजिस्टर में ही होती है। तो रेजिस्टेंस लिख देने का मतलब उसका ये था कि जो हीट लॉस हो रही है वो कहाँ हो रही है? रेजिस्टेंस में। अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं है। समझ आया? इस रेजिस्टर का कोई यूज नहीं है, सिर्फ ये बताने के लिए है कि हीट लॉस जो हो रही है वो वायर में हो रही है। अगर रेजिस्टेंस जीरो कर देगा, मैंने बताया था ना, अगर R जीरो हुआ तो चार्जिंग जो होगा टाइम क्या हो जाएगा? एकदम जीरो, एकदम इंस्टेंटेनियसली पूरा चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर। तो अगर इंस्टेंटेनियसली चार्ज हो जाएगा मतलब क्या हुआ? मतलब कैपेसिटर के चार्ज करने में कोई हीट लॉस होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुरंत ही कैपेसिटर एकदम T0 पे ही चार्ज हो गया अगर R जीरो होगा। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं होता, देयर इज ऑलवेज R। और अगर R होगा मतलब फाइनल फुल चार्ज में तो इनफाइनाइट टाइम लगने वाला है। क्लियर? तो इसका मतलब क्वेश्चन हमें थोड़ा सा घुमाने के लिए था। इस रेजिस्टेंस की बात करें अगर हम, तो रेजिस्टेंस का कोई यूज नहीं होगा। आप सिर्फ हीट लॉस निकाल दें। और किससे हीट लॉस निकाल दें? 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर से और ये 400 वोल्ट लेके जो हम निकालते थे। तो जल्दी से सॉल्व कर दें, हीट निकालें। सॉल्व करें आप लोग, देखें आंसर आ रहा है कि नहीं। तो हमें हीट लॉस पता है, हमें
पता है फॉर अ सिंगल कैपेसिटर, याद है आप लोग को, अगर आप लोग को डेटा याद हो, फॉर वन कैपेसिटर जो हीट लॉस है हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। मैंने बताया था क्यू स्क्वायर अपॉन 2c से निकाल सकते हैं बहुत ही सिंपली, और इसमें इनिशियली अनचार्ज था, तो अभी कितना हो जाएगा, c इंटू वी जितना चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे साइड में सॉल्व कर लेते हैं, q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इंटू वी, c है 4, v है 400, मतलब कितना हुआ 1600। तो क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 इंटू 16। क्लियर? इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। सॉल्व कर ले, देखें कुछ डाउट है तो पूछो। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, सॉल्व कर दिया आप लोगों ने, दैट्स गुड। तो आंसर कितना आ गया हमारा 16/2 इंटू 4, 2 इंटू 4 मीन्स कितना आ जाएगा 32। और अभी आप सॉल्व करेंगे माइक्रो और इसका लॉजिक, क्योंकि ये किस में था, माइक्रो में था, तो माइक्रो और चीज़ों को सॉल्व करेंगे, ये सारे जीरोज यूज करेंगे तो कैंसिल आउट होके सारे आंसर बिकॉज पॉइंट में ही है, तो हमें समझ में आ गया कि आंसर होगा 0.32। ओके, चले अभी भी किसी को कुछ डाउट है इसमें तो पूछ ले, इस सेक्शन में किसी को कुछ डाउट है तो पूछ ले। ओके, चले क्वेश्चन नंबर 66 टू 70 में बताएं। सर 66। 60 ओके, और बताएं, एक हुआ 66 और 70 सर 70 70 सर 69 69। ओके, और भी कोई? डन। ओके, चले तो डिस्कस करना स्टार्ट कर लेते हैं, 66 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 66 में क्या पूछा हुआ है, रीड कर लेते हैं सब लोग। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एक पोटेंशियल डिफरेंस है V। द चार्जिंग बैटरी इज देन डिस्कनेक्टेड एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज इंक्रीज। तो याद रखें बैटरी कनेक्टेड नहीं है और डिस्टेंस हमने इंक्रीज कर दी है 3 टाइम्स बाय यूजिंग द insulating handle, then potential difference between the plate of the capacitor will be। तो देखो यार, ऐसा क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है कि हमें करना क्या है, हमें करना है सबसे पहले कि बैटरी हटा दी है, सब लोग याद रखना बैटरी हटा दी है मतलब V कांस्टेंट नहीं है। तो याद है ना, फिर ऐसे केस में बताया था कि ये तो फिर आइसोलेटेड कैपेसिटर हो गया ना, कि V कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब कौन कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है। क्लियर? और हमने क्या किया, इसका डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज इंक्रीज्ड टू 3 टाइम्स, तो मतलब D कितना हो गया, D डैश हो गया 3D। तो इसका मतलब C डैश क्या हो जाएगा, C हो जाता है एप्सिलॉन नॉट A/D। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3D कर देंगे, मतलब 1/3 टाइम्स ऑफ C दिखने लगेगा, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन है ना। अब हमें Q कांस्टेंट पता है, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, C इंटू वी, विच मीन्स C का जो रिलेशन है V का रिलेशन उसका उल्टा रहेगा। तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ V बिकॉज Q इज कांस्टेंट। तो C 1/3 हो गया, मतलब V कितना हो जाएगा 3 टाइम्स। इस तरीके से हम देख सकते थे, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। तो यार ये क्वेश्चन तो मतलब काफी सिंपल था यार, ये कैसे नहीं आया, ये किसने पूछा हुआ था क्वेश्चन नंबर 66? सर मैंने।
इसमें क्या नहीं आया था बेटा? ये चीज तो हमने बहुत डिस्कस की थी ना, कितना पूरा मैंने तो एक लेक्चर में पूरा चार्ट बना के बताया था ये चीज। यार ये एग्जाम वाले क्वेश्चन है बिल्कुल। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं जिसमें बहुत सारा लिखने के लिए होता है, सॉल्व करने के लिए कुछ होता नहीं है। अच्छा, किसे किसे ये क्वेश्चन आ गया था सच बताओ? कुछ लोगों ने तो पूछा ही नहीं है, किसे ये आ गया था? सर मुझे भी। सर मुझे ओके मुझे। मुझे ओके, गुड हाँ गुड। सर। ठीक है फिर ठीक है। मुझे लगा आ जाना चाहिए था। ओके, नो प्रॉब्लम। ऐसा देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि अब आप पूछना बंद कर दो। मैंने अगर बोल दिया कि ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए था तो आप पूछो नहीं। यार पूछना है, अगर कोई भी डाउट है तो डाउट पूछना है, ठीक है? कितना भी सिंपल क्वेश्चन हो, कैसा हो, थोड़ा सा कुछ हो सकता है आपको नया ही सीखने को मिले। चले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। तो 69 पे है, एक कैपेसिटर है हमारे पास जो 80 पिको फैरेड है और उसे हमने 15 वोल्ट से चार्ज किया हुआ है बैटरी से। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट? ओके, मतलब हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात करनी है। तो यार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मतलब चार्ज से पता चलेगा ना। हमने बताया था यार Q इज इक्वल टू क्या होता है, कभी भी चार्ज जो जाता है वो तो N इंटू ई से जाता है ना। तो N इंटू ई हो जाएगा नंबर ऑफ वो। Q को क्या लिख सकते हैं, C इंटू वी। Q इज इक्वल टू C इंटू वी और वो होता है एन ई। तो एन ई क्या आ जाएगा, सी वी अपॉन ई। बस इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व कर लें यार, जल्दी से आंसर देख लें। मतलब सॉल्व करें, देखें क्या आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। सर ए आता है। सर ए आता है। ये हाँ आता है सर। सॉल्व करके, तो दिक्कत क्या है इसमें? मतलब आ रहा है ना, आंसर ए ही है। हाँ ठीक सर। है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आंसर कभी कभी एक दो गलत हो सकते हैं, उसमें टेंशन नहीं लेना आप लोग को, ठीक है? तो वो टेंशन नहीं लेना आपको। चले क्वेश्चन नंबर 70। तो क्वेश्चन नंबर 70 में हमें दिया हुआ है, इफ अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ स्फीयर इज दिस। तो मतलब हमें इस बार थोड़ा सा रेडियस डायरेक्टली नहीं दिया है, इनडायरेक्टली दिया है। स्फीयर का सर्कमफ्रेंस, देन द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फीयर इन द वाटर वुड बी। और वाटर का के दिया हुआ है। तो यार बाय द वे, स्फीयर का सर्कमफ्रेंस का कुछ मतलब ऐसे सिग्निफिकेंस बन नहीं रहा। अगर स्फीयर का भी सर्कमफ्रेंस देखोगे तो मतलब आपको सर्किल जैसा ही मानना पड़ेगा, क्योंकि अब सर्कमफ्रेंस मतलब सरफेस एरिया तो दिया नहीं है, यूनिट सिर्फ मीटर है। तो इसका मतलब पक्का ये जस्ट एक सर्कल टाइप ही दिया होगा आपको रेडियस फाइंड करने के लिए। तो आप रेडियस लिख सकते हैं, ये कितनी हो जाएगी, 2/2 पाई। तो ये हो जाएगी हमारी रेडियस। और इसके बाद हमें अपन को कैपेसिटेंस निकालना है, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और हमने बताया कि अगर कुछ मटेरियल के आ जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट की जगह के एप्सिलॉन नॉट लिख देना। तो देखिए सॉल्व कर ले, बताएं क्या डाउट है। सर उसमें कैलकुलेट हो रहा है लेकिन 2816 आ रहा है। 2816 आ रहा है। हाँ हाँ सर। आंसर क्या है, 2830। 2830। 16 तक आ रहा है, तो मे बी पाई की वैल्यू को लेने में थोड़ा सा मतलब, नहीं पाई कैंसिल आउट हो रहा है ना, पाई हाँ कैंसिल हो रहा है। तो एप्सिलॉन की वैल्यू को लेकर है थोड़ा सा चेंजेस। आप समझ रहे हो ना। और हाँ भाई सर। हाँ, तो और वाटर का शायद 81 रखते हैं, तो मे बी शायद उससे भी थोड़ा सा डिफरेंस हो कि इसने 80 दे दिया हुआ है। और एक्चुअल में पाई को रखने से ही कुछ गड़बड़ हो गए होंगे। तो आंसर कितना आ रहा है आपका, 16। पाई की वैल्यू क्या ली आपने? सर नहीं, पाई कैंसिल ही हो जाता है। कैंसिल हो रहा है। हाँ समझा समझा। एप्सिलॉन की वैल्यू आप फिर अप्रोक्सीमेट ले रहे होंगे ना। एप्सिलॉन की वैल्यू लेने में थोड़ा सा पॉइंट आएगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने पॉइंट के 2 डिजिट तक ही देखी है ना। हाँ हाँ अगर आप आगे देखेंगे तो थोड़ा तो इंक्रीज होगा ही वैल्यू। हाँ समझ रहे हैं ना लॉजिक आप लोग। हाँ सर। ओके हाँ सर। चले। ओके 71 टू 75 में बताएं। सर 73।
और 71 to 75 में सर 71. 71 और 71 to 75 में इतना ही डाउट है? ओके, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। 71 डिस्कस करते हैं पहले। 71 में क्या है, कैपेसिटर है जिसको एनर्जी यूज करने के लिए यूज किया, कितनी 24 वैट आवर एनर्जी। यार देखो, वैट मतलब पावर का यूनिट है, बट इनटू आर लगा दिया मतलब वो एनर्जी का यूनिट बन गया है, क्योंकि पावर इनटू टाइम बन जाता है आपका वर्क डन या एनर्जी एट 1200 वोल्ट। तो मतलब कैपेसिटर का पोटेंशियल दे दिया, कैपेसिटर की एनर्जी दे दिया। व्हाट शुड बी द कैपेसिटेंस? तो देखो ये यार आप लोग को खुद से सॉल्व करना है, मैं चाहता हूँ आप लोग सॉल्व करें, बस मैं आइडिया बताऊंगा कि प्रॉब्लम आपको कहाँ आ रही होगी। प्रॉब्लम आपको आ रही होगी 24 वैट आवर में। तो ये जो 24 वैट आवर है, इसका मतलब होता है वैट इंटू आर का कि इतने वैट एनर्जी इतने आर तक चलने वाली है। बट हमें अगर एनर्जी जूल में चाहिए, तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए आर को किस में होना चाहिए, सेकंड में। अगर आर को सेकंड में करोगे तो वैट को क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड। तो ये हो जाएगा 24 इंटू जूल पर सेकंड इंटू आवर को भी आप लिख दो सेकंड में। तो 1 आवर मतलब 3600 सेकंड। तो आंसर आ जाएगा किसमें, जूल में। एनर्जी पता है, वी पता है, सी फाइंड कर सकते हैं। तो जल्दी से ट्राई करें, सी फाइंड करें सब लोग। सर ए आता है। हाँ सर। ओके, तो ये किसका डाउट था यार? वैसे ये काफी स्ट्रेट था, मुझे लगता है आप लोग का जो डाउट रहा होगा वो उससे रिलेटेड रहा होगा। किस चीज से? 24 वैट आवर से। ये डाउट किसने पूछा है? सर मैंने. ओके, तो पक्का यही 24 वैट आवर वाला ही हाँ पूछा हुआ है ना? ओके, हाँ. चले नेक्स्ट 73 देख लेते हैं। 73 में क्या पूछा हुआ है? ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन लग रहा है। इसमें पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टैंक। तो यार मतलब पता नहीं मुझे क्या चीज है ये, बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टैंक का मतलब है कि टैंक में अपन क्या करते हैं, मतलब स्टोर करते हैं चीजों को। तो एनर्जी स्टोर करने के काम में क्या आता है? तो यार एनर्जी स्टोर करने में इंडक्टर काम आता है और कैपेसिटर काम आता है। ये दो चीजें हैं जो एनर्जी स्टोर करते हैं। बाकी रेजिस्टर भी जस्ट मूवमेंट में काम आता है, ट्रांजिस्टर भी जस्ट मूवमेंट में भी काम आता है। तो आंसर होना चाहिए कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों ही एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। कैसे करते हैं? अच्छा हाँ, ठीक समझा। इसका आंसर कैपेसिटर होगा। क्यों? क्योंकि इंडक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्मेट में एनर्जी स्टोर करता है। क्लियर? और कैपेसिटर जो होता है वो आपका इलेक्ट्रिक फॉर्मेट में एनर्जी स्टोर करता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है किसे, इंडक्टर को, तो जो कैपेसिटर है बैटरी से कनेक्ट किया है तो वो एज अ स्टोरेज काम कर सकता है। इंडक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप की एनर्जी स्टोर करता है। बट इलेक्ट्रिकल दोनों ही एनर्जी हो सकती है, तो मेरे हिसाब से दोनों आंसर होने चाहिए। बी भी होगा, सी भी होगा। आंसर क्या दिया हुआ है? सर सी. हाँ ऑफ कोर्स, चैप्टर कैपेसिटर का है तो आंसर कैपेसिटर ही होगा। कोई गूगल कर सकता है कि इंडक्टर भी एज ए इलेक्ट्रिक टैंक यूज होता है कि नहीं? 1 मिनट रुके, मैं सर्च कर लेता हूँ। ओके, तो यार इंडक्टर भी होता ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिर्फ मतलब ये वाली ही कंसिडर की जाती है बैटरी। आपकी एसी करंट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो इंडक्टर भी आंसर होगा। ओके, तो इसके दोनों आंसर है बी और सी। क्लियर है यार, किसी को डाउट?
टेंशन नहीं लेना, एसी करंट जब हम पढ़ेंगे तब हम इंडक्टर को पढ़ते हैं। जैसे आपने कैपेसिटर में देखा है ना आरसी सर्किट, आर और सी, वैसे ही आप देखेंगे कि इंडक्टर के साथ आर, एल आर का भी कॉम्बिनेशन देखेंगे। क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? नहीं सर। ओके, देन 76 to 80 में बताएं। तो 75 ही। ओके 75 में है, चार्ज हमें पता है कैपेसिटर का, द चार्ज ऑन अ कैपेसिटर, दिस इज इंक्रीज्ड बाय दिस टू दिस, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इंक्रीजेस बाय। ओके, तो मतलब ये है हमें एनर्जी के बारे में इसमें बताना है, और जबकि हमें पता है कि सी पता है और क्यू चेंज हो रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं आप, सी तो कांस्टेंट रहने वाला है और क्यू चेंज हो जा रहा है, तो जो क्यू चेंज होगा जितना, वही हमारा हो जाएगा कि एनर्जी चेंज कितना हो रहा है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्टली डेल्टा क्यू यूज कर लेते हैं, गलत है। याद रखना ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। मैं इसीलिए चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से डिस्कशन करें कि डेल्टा क्यू यूज करना बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि डेल्टा यू क्यू यूज करोगे तो हीट आ जाएगा। अगर हम सिंपली वर्ड्स में देखें, आपको डेल्टा यू निकालना है तो आपको बहुत ही सिंपल करना होता है, आपको क्यू स्क्वायर बाई 2c ये हो जाएगा, मतलब फाइनली मतलब 2 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2c ये हो जाएगा 1। तो एट द एंड अगर आप फील करें तो आपको 2c तो सेम रहेगा, आपको आएगा q1 का स्क्वायर माइनस मतलब q2 का स्क्वायर माइनस q1 का स्क्वायर। तो समझ रहे हो ना, इसमें और डेल्टा क्यू का स्क्वायर करने में बहुत डिफरेंस होता है। तो डेल्टा क्यू का स्क्वायर नहीं करते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। प्रॉपर हम दोनों को माइनस करके चेंज इन एनर्जी निकालते हैं। तो आप लोग एक बार सॉल्व कर लें, चेक करें आंसर क्या आ रहा है और देखें करेक्ट है कि नहीं। ओके, सॉल्व किया, क्या आंसर आ रहा है? जयंत ने आंसर दिया है आंसर बी। बी। सर बी ओके आता है। गुड गुड। तो सबको समझ में आना कि मे भी मुझे लग रहा है आप लोग को डाउट जो रहा होगा वो इसी बात को लेके रहा होगा कि डेल्टा क्यू कुछ लोग डायरेक्टली यूज कर ले रहे होंगे, वो गलत है, वो थोड़ा ध्यान देना है। चले मार्क करते हैं। बताएं 76 to 80 में, क्वेश्चन नंबर 76 to 80 में कुछ डाउट? सर 79 सर 79। 79 ओके, और और कोई? 80 और 80। इससे पहले किसी का कुछ डाउट नहीं? चले तो डिस्कस कर लेते हैं अपन। 79 देखें, 79 में क्या पूछा हुआ है कि दो कैपेसिटर्स हैं, दो कैप ओके, सो एक कैपेसिटर है ए और बी, जो फिगर में आपको दो कैपेसिटर दिखाए हुए हैं। ए के पास हमने चार्ज किया हुआ है, ए के पास चार्ज है कुछ, ठीक है। बी जबकि हमारे पास अनचार्ज है, तो जैसा फिगर में दिख रहा है एकदम सेम टाइप का सिनेरियो रखा गया है। अब क्वेश्चन है द चार्ज अपीयरिंग ऑन द कैपेसिटर एज लॉन्ग अ लॉन्ग टाइम आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। तो इसका मतलब ये है कि सोचो कैपेसिटर से अगर हमने ये कंप्लीट कर दिया ये, तो कितना चार्ज यहाँ पर चला जाने वाला है। तो अगर आप लोग को पता हो ये चीज मैंने बताई है कि अगर आप कभी भी चार्ज कहीं एक सिंगल प्लेट से आप कनेक्ट कर रहे हो
और वापस से आपने इस प्लेट से कनेक्ट नहीं किया हुआ है, मतलब अगर मैं कुछ ऐसी बात करूं, अगर कनेक्शन ऐसा होता अगर कनेक्शन ऐसा होता तो ये दोनों क्या करने लग जाते, ये दोनों अपना पोटेंशियल शेयर करने लग जाते। मतलब समझ रहे हो आप लोग क्या, कि जो मैंने कैपेसिटर कैपेसिटर कॉम्बिनेशन पढ़ाया हुआ है वैसा करने लग जाते। डन। बट जब आप विदाउट कनेक्टिविटी ऑफ दिस प्लेट आपने उसको कनेक्ट कर दिया है, तो पॉइंट ये है कि ये वाला चार्ज होल्ड नहीं होगा, ये शेयर होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका कोई कैपेसिटेंस ही कंसिडर नहीं होगा ना। चार्ज तभी मूव कर सकता है जब वापस वो रिटर्न आ जाए। तो चार्ज फ्लो तभी होगा जब वो कहीं ना कहीं एंड हो, मतलब जैसे इसे ग्राउंड कर देता तो चार्ज कहाँ एंड हो जाता, यहाँ पर। क्लियर? तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि चार्ज जब तक पाथ नहीं होगा तब तक प्रोसेस नहीं हो पाती है। तो इस केस में प्रोसेस होगी ही नहीं क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है। समझ में आया सबको इस क्वेश्चन में? सर्किट कंप्लीट नहीं है इसलिए चार्ज प्रोसेस नहीं होगा। बट अगर मैं इसके जगह पे सिर्फ इतना कर देता कि इस कैपेसिटर को ग्राउंड कर देता तो प्रोसेस होने लग जाती। क्यों? क्योंकि अब चार्ज यहाँ से इधर आ सकता है, चार्ज इधर से इधर जा सकता है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो सकती है। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान देनी है कि चार्ज या करंट तभी फ्लो होंगे जब एक बाउंडेड चार्ज, याद रखना मैं बात कर रहा हूँ बाउंडेड चार्ज, नॉर्मली चार्ज दे दोगे तो फ्लो हो जाएगा। बाउंडेड चार्ज तभी फ्लो होता है जब आप वहां पे कोई कंडीशन लगाते हैं या सर्किट कंप्लीट करते हैं। ओके। तो इसका मतलब इसमें ये होगा कि प्रोसेस होगी नहीं, मतलब अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा नो चेंज, जीरो। सर तो फिर ग्राउंड करने के बाद क्या उस पे क्या चार्ज होगा? क्या, एक सेकेंड, क्या बोला आपने? अगर हमने बी को ग्राउंड कर दिया तो फिर फाइनली उस पे क्या चार्ज होगा? Q/2 होगा, क्यू आएगा। ओके। अगर हमने हाँ अगर हमने चार्ज दे दिया है, ग्राउंड कर दिया है, तो इसका मतलब सर्किट एक कंप्लीट हो गया है। तो ये वो वाला क्वेश्चन बन जाएगा, याद आया, टू कैपेसिटर चार्जेस वाला, कि एक कैपेसिटर कुछ क्यू चार्ज है, मतलब वी पोटेंशियल से है, ये वी है, और ये बिल्कुल सिमिलर है। तो मतलब क्या होगा, सिमिलर होगा तो मतलब हाफ हाफ पोटेंशियल शेयर करेंगे, मतलब हाफ हाफ चार्ज शेयर कर लेंगे। तो इसका मतलब है अगर हमने ग्राउंड कर दिया होता तो फिर उसमें Q/2 चार्ज अपीयर्ड हो जाता, अगर ग्राउंड किया होता। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 बात कर लेते हैं। 80 में क्या दिया हुआ है कि एक कैपेसिटर है, उसे बैटरी के क्रॉस कनेक्ट किया हुआ है, और ये जो है यू एनर्जी स्टोर कर रहा है। नाउ द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड अनदर आइडेंटिकल कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस इट। अनदर कैपेसिटर कनेक्ट किया हुआ है, व्हाट विल बी द एनर्जी स्टोर्ड बाय बोथ द कैपेसिटर। तो यार ये मैं चाहता हूँ आप लोग ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें। सोचो क्या हो रहा है, एक कैपेसिटर है जिसकी एनर्जी चार्ज है, एक कैपेसिटर जिसकी एनर्जी चार्ज है यू। अब उसे हमने कनेक्ट कर दिया तो कैपेसिटर कैपेसिटर कॉम्बिनेशन हो गया ना। और अगर हम बात करें तो उसमें जो हीट लॉस होती है वही तो उनकी एनर्जी लॉस होगी ना। तो इसका मतलब ये है कि आपको कैपेसिटर कैपेसिटर कॉम्बिनेशन की एनर्जी लॉस निकालना है। जल्दी से फॉर्मूला लगाएं और निकालें, सॉल्व करें तुरंत। वेरी गुड गौरी कारंजकर, करेक्ट आंसर।
ओके गुड। तो आप लोग ये क्वेश्चन आराम से इजीली सॉल्व कर सकते थे। अभी अगर आप मेथड देखोगे तो मे भी बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड हो सकता है, बट मैं जो बता रहा हूँ वो शॉर्टेस्ट पाथ है। सारे लोग का करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। चलो कुछ लोग से मैं पूछ लेता हूँ एक बार, देखें कुछ लोग को पता है सच में या नहीं पता है। ओके सो बात कर लेते हैं। लेट्स से जानवी, जानवी आप आंसर करो कि हीट लॉस का फॉर्मूला क्या था कैपेसिटर कैपेसिटर कॉम्बिनेशन के लिए। बताएं जानवी। ओके सो जानवी आप आंसर नहीं कर रहे हैं। चले जयंत से पूछ लेते हैं। जयंत आप बताओ, कैपेसिटर कैपेसिटर कॉम्बिनेशन के लिए हीट लॉस का फॉर्मूला। सो अगर एनर्जी स्टोर्ड की बात करें, सो एनर्जी स्टोर्ड की बात करें तो वो हो जाएगा बेटा टोटल एनर्जी माइनस कितना हीट लॉस हुआ है। तो ये बहुत ही कॉमन सेंस है, टोटल एनर्जी आपके पास कितनी है, यू है, और हमें देखना है कि हीट लॉस कितना हुआ है। यार ये बहुत गलत है यार, अभी तक मतलब मैंने 2 लोगों से पूछा है और दोनों ने ही कुछ आंसर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया हुआ है, ये बिल्कुल सही नहीं है यार। चलो उनसे बात कर लेते हैं जिन्होंने आंसर भेजा हुआ है। ओके आर्या माने आप आंसर करें। सर क्यू स्क्वायर बाय 2c। नहीं, कैपेसिटर कैपेसिटर कॉम्बिनेशन है ना, कैपेसिटर वर्सेस बैटरी नहीं है। इट इज हाँ समथिंग लाइक कि अनदर आइडेंटिकल कैपेसिटर, मतलब C1 भी क्या है C नॉट है और C2 भी क्या है C नॉट है, वो वाला फॉर्मूला बताना है कैपेसिटर कैपेसिटर कॉम्बिनेशन। ये तो लक अच्छा है कि आपका आंसर आ गया बिकॉज दोनों C नॉट है। हाँ हाँ तो बताएं वो फॉर्मूला याद है हीट लॉस का। मैंने कितनी बार बोला था ये चीज की दोनों केसेस में याद रखना है, जब प्लस से प्लस को कनेक्ट करते हैं या प्लस से माइनस को कनेक्ट करते हैं। कुछ याद आ रहा है, हाफ C1 C2 अपॉन, कुछ याद आ रहा है हाँ, बोले। हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। ओके याद करें V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर था या V1 माइनस V2 का स्क्वायर था। V1 माइनस V2 ओके ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं और इस फॉर्मूले से ही करना था। वो गलत तरीका था, आपने क्यू स्क्वायर बाई 2c निकाला है, वो सिंगल कैपेसिटर के लिए होता है। वो अच्छी बात ये थी कि दूसरा कैपेसिटर चार्ज नहीं था, अगर चार्ज होता तो प्रॉब्लम हो जाती उस फॉर्मूले में। तो ये थोड़ा सा ओके आपको ध्यान देते रहना है कि कैसे सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 टू 85 बात करें। बताएं डाउट्स क्वेश्चन नंबर 81 टू 85। सर 82। 82 ओके 82 और डन। ओके सो बात कर लेते हैं अपन सिर्फ 82। हाँ ठीक है, देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है। इसमें पूछा हुआ है टू कैपेसिटर C1 एंड C2 आर चार्ज टू these potential 120 and 200 volt. It is found that by connecting them together the potential on one can be made zero. Then तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों को कनेक्ट करने के बाद कुछ तो पोटेंशियल जीरो हो सकता है। क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का कॉमन पोटेंशियल V कॉमन क्या हो गया है जीरो। तो यार फॉर्मूला लगा दो ना यार, इतना क्या टेंशन है। V कॉमन की बात की थी ना हमने कि V कॉमन कैसे निकाल सकते हैं। चले बताया कोई फॉर्मूला कैपेसिटर कैपेसिटर कॉम्बिनेशन में, मैंने बताया था यार, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है यार ये। और बताया भी है कि कितनी बार कितना इंपॉर्टेंट है आपको ये V कॉमन का फॉर्मूला याद करना। चले कोई बताए V कॉमन। C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2. ओके C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1
प्लस C2, ठीक है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको फाइनल पोटेंशियल क्या बोल रहा है कि ऑन ईच वन कैन बी मेड 0, तो उनको कनेक्ट किया और दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक। बट अब थॉट समझना यार, लॉजिक समझना आप लोग कि यार ऐसा कभी हो सकता है क्या कि प्लस माइनस है और इसे प्लस से ही कनेक्ट किया और 0 हो जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? मतलब चार्ज शेयरिंग होगी ना अगर प्लस से प्लस कनेक्ट होगा। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट आपको ये कॉमन सेंस लगाना है कि इसका मतलब किसे कनेक्ट किया, प्लस से माइनस को कनेक्ट किया हुआ है, समझ आया? तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे नेगेटिव यूज होगा, ये कॉमन सेंस की बात थी। बट ऐसा कुछ आंसर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम ध्यान दें तो आप हमारा C1 पर C2 0 हो जाएगा, C1 V1 माइनस C2 V2 आप सॉल्व कर दें तो मतलब आ जाएगा 120 C1 इज इक्वल टू 200 C2, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो मे भी आप लोग का डाउट रहा होगा फिर ऑप्शन सी को लेके, क्या यही था आप लोग का डाउट? यही था कि बी करेक्ट होना चाहिए या सी करेक्ट होना चाहिए? हाँ सर। सर। ओके, तो देखो ना क्वेश्चन में, अब ये लॉजिक तो यार इतना तो लगाना ही पड़ेगा। मैंने माना कि यार स्ट्रेट क्वेश्चन है, पर थोड़ा कॉमन सेंस तो लगाना पड़ेगा कि 0 तभी पॉसिबल है अगर आपने प्लस से प्लस को कनेक्ट कर दिया, तो मतलब 0 कहाँ से हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि C1 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, C1 नेगेटिव हो नहीं सकता। तो ये इक्वेशन तो इनवैलिड ही है ना, दो पॉजिटिव चीजें मिलकर 0 कैसे बना देंगी? तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पे हमें ये कंसिडर करना था और ये नेगेटिव भी हमारे काम पे आएगा, तो फिर आंसर रहेगा बी। चलिए कोई बात नहीं, 86 to 90 में बात कर लेते हैं। 88, 88 ओके, और सर 89, 89 और कोई? चले तो बात कर लेते हैं यार इनकी, क्वेश्चन नंबर 88 की बात कर लेते हैं। देखिए, सो एक कैपेसिटर है जिसे हमने 100 वोल्ट से चार्ज किया हुआ है और देन कनेक्टेड अक्रॉस अ रेजिस्टर, फिर एक रेजिस्टर के क्रॉस कनेक्ट कर दिया, मतलब एक बैटरी टाइप ले लिया और रेजिस्टर के क्रॉस कनेक्ट कर दिया। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर डिकेज एक्सपोनेंशियली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब देखो ये लाइन बता रही है कि ये CR सर्किट हो गया है, ये RC सर्किट के बारे में बातें करना चाह रहा है। After 1 second, the potential difference between the plate of the capacitor is 80 volt. What will be the potential after 2 seconds? तो ये याद है ना यार, ये मैंने न्यूटन स्कूलिंग में, आप लोग को याद हो, न्यूटन स्कूलिंग में आपको ये सेटअप बताया था। न्यूटन स्कूलिंग में हमने ये चीजें डिस्कस की थी कि यार e टू दी पावर को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे लॉग लेके लॉजिक लगा के अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये फिर यार आप लोग को कर लेना चाहिए। देखो मैं हिंट देता हूँ, पहले तो क्वेश्चन में पूछा है क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस हमें डीके कर रहा है, तो हमें पता है क्या Q जो होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है, Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ये सबको याद है ना कि Q इस तरीके से काम करता है। बट ये कब का है, ये चार्जिंग का है। क्या यहाँ पे चार्जिंग हो रही है क्या? नहीं, जो क्वेश्चन है हमारा वो डिस्चार्जिंग से रिलेटेड है, मतलब कि क्वेश्चन है हमारा डिस्चार्जिंग। अच्छा, कोई बताएगा कैसे पता चल रहा है मुझे कि डिस्चार्जिंग का क्वेश्चन है? कोई स्टूडेंट आंसर करे, कैसे पता चल रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है? कनेक्टेड टू अ रजिस्टर है। ओके गुड, बैटरी से नहीं कनेक्ट किया है, एक कैपेसिटर है जिसको चार्ज करके रेजिस्टर से कनेक्ट किया है ना, तो ये अब बैटरी की तरह काम होगा और अपना चार्ज हीट के फॉर्मेट में लॉस करता रहेगा। तो याद है मैंने डिस्चार्जिंग में बताया था कि डिस्चार्जिंग में फिर फॉर्मूला हो जाता है Q नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। क्लियर, ये हो जाता है। और हमें V चाहिए, तो हमें पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। अगर हमें V चाहिए तो हो जाएगा Q बाई C। डन। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से रिलेशन निकालूं कि V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q नॉट बाई C इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। एट द एंड मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि जैसा कि क्वेश्चन में भी बोला हुआ है V प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ है। अब इसे सॉल्व करना आना चाहिए यार। हमने कितनी बार ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ट्राई किए हैं कि ये जो Q बाई C है ये एज अ V नॉट काम आएगा, ये एज अ क्या काम आएगा, V नॉट काम आएगा।
डन, बट उसकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत रहती नहीं है, बट फिर भी देखें तो क्या सेटअप हो जाएगा। अगर हम यहाँ से देखें कि पहले वन टाइम पीरियड में कितना बचा है 80 और हमें 2 सेकेंड पे अब बताना है, तो देखें v इज इक्वल टू वी नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ से सॉल्व करना शुरू कर लेते हैं। कितना बचा है 80, कितना था पहले 100, ई टू द पावर माइनस टाइम कितना लगा 1 अपॉन टाउ। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करना है, आपको फाइंड करना है टाउ। तो जल्दी से आप लोग टाउ को फाइंड करेंगे और सेकंड स्टेप हो जाएगा हमारा सेकंड स्टेप हो जाएगा। अब हमें चाहिए कि v कितना बचेगा इन 2 सेकेंड। तो इसका मतलब होगा पहले था 100 ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि टी बाई टाउ कितना होगा। अच्छा एक मिनट, ऐसे क्वेश्चन को 2 स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हैं। एक तो मेथड ये हो सकता है कि टाउ लाके यहाँ पे वैल्यू रख दो, सो वी डैश जो आएगा वो आ जाएगा 100 इंटू ई टू द पावर माइनस 2 बाई टाउ, जो भी टाउ सॉल्व होके आएगा। ये एक मेथड हुआ। एक और मेथड की बात कर लेते हैं, अगर हम एक और मेथड की यहाँ पे बात कर लेते हैं, और डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हैं। तो डायरेक्ट डिवाइड में अगर देखें तो देखें डायरेक्ट डिवाइड में क्या आएगा, डायरेक्ट डिवाइड में आएगा पहले 80 था, कब 100 इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे है हमारे पास x हमें फाइंड करना है, दैट इज 100 ई टू द पावर माइनस टी की वैल्यू यहाँ पे थी 1 सेकेंड और यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी है 2 सेकेंड। अब यार कुछ करके टाउ हटाना है, तो अगर टाउ हटाना है, अगर अभी आपने डिवाइड कर दिया तो टाउ नहीं हटेगा। तो मेथड क्या है, कब डिवाइड करना है, लॉग लेके डिवाइड करना है। तो ln 80 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 100 हटा लेते हैं, लॉग लेंगे ln लेंगे तो e टू दी पावर हट जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या ln 100। ध्यान देना सबको, मैं सॉल्व कर रहा हूँ a इंटू बी का कॉन्सेप्ट, ln a इंटू ln b, तो ये हो जाएगा ln a दैट इज 100 प्लस ln b प्लस ln e टू दी पावर माइनस 1 बाई टाउ। तो देखो इसे सॉल्व करेंगे, ln 80 माइनस ln 100 इज इक्वल टू ई टू दी पावर, ये ln e बचेगा और माइनस 1 बाई टाउ बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा ln e। क्लियर, तो अब दिख गया ना 1 बाई टाउ यहाँ पे भी आएगा, 1 बाई टाउ यहाँ पे भी आएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाने वाले, और ln a माइनस बी क्या बन जाएगा, ln a बाई बी। तो एक मिनट, एक और डायरेक्ट मेथड मेरे माइंड में आ गया। डायरेक्ट सॉल्विंग कैसे कर सकते हैं, पहले इस 100 को डिवाइड पे लेके जाओ, मतलब इस तरीके से लिखो 18 बाई 100 इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस 1 बाई टाउ एंड x बाई 100 इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस 2 बाई टाउ। अब अगर ln लेंगे तो और जल्दी सॉल्व हो जाएगा, अभी तो मतलब इतना मैथ सोचना भी नहीं पड़ेगा अब हमें, हम अपॉन पे लेके गए क्योंकि ln लेने से टाउ कैंसिल आउट हो जाने वाला है। तो यहाँ जाएगा ln 8 बाई 10 डिवाइड बाई ln x बाई 100 इज इक्वल टू ln e 1 हो जाएगा, या कैंसिल मान लो, माइनस माइनस कैंसिल, सिर्फ क्या आ जाएगा टाउ टाउ कैंसिल, ये आ जाएगा 1 बाई 2। बस ये आपको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकाल लेंगे, जल्दी से सॉल्व कर ले, निकाल ले वैल्यू। तो सबसे बेस्ट रहेगा ये मेथड जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ, ये सबसे बेस्ट और फास्टेस्ट अप्रोच रहेगी फाइंड करने का x। ऐसा क्वेश्चन 2 जगह आता है, मैंने बताया था 3 जगह पे आता है। एक तो हमने वहाँ पे पढ़ा हुआ है वेव में, डिक्रीजिंग जो वेव होती है वहाँ पर भी हमने ये चीज़ देखी है, सेम सेटअप एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है डैम्ड ऑसिलेशन में। जल्दी से अब यहाँ से आप x की वैल्यू सॉल्व करें। लॉग तो आप लोगों ने मैथ में भी पढ़ लिया होगा और मैंने भी लॉग बताया हुआ था, बेसिक्स में भी लॉग का है।
देखें तो इसकी सॉल्विंग एकदम क्लियर है। ln है, हम इसे टू द पावर लेने का ट्राई करें, हम इसे शिफ्ट कर दें दोनों को, तो ये हो जाएगा, दोनों का ln कैंसिल करना है अगर हमें, तो ln को इस तरफ ले आए और पावर जो ये 1/2 है उसे पावर में ले जाए, तो ये कुछ होगा ln 8/10 इज इक्वल टू, ये जो 1/2 है ये उस तरफ 2 पे आ जाएगा और पावर लग जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1/2 इधर इस ln के मल्टीप्लाई में आएगा, तो 2 टाइम्स ln 8/10 इज इक्वल टू ln x/100, और ये जो 2 है ये इधर पावर में चला जाएगा, तो मतलब हो जाएगा 8/10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ln x/100। ये हम कर सकते हैं इतना। ओके, गलत आंसर आ रहा है, माने x का भी सही आंसर नहीं आया हुआ है। ओके गुड, तो बहुत ही सिंपल है, दोनों ln यहाँ से हट जाएंगे और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 64। ओके, तो ऐसा नहीं था, मतलब मैं बोलूँगा कि क्वेश्चन सिंपल बिल्कुल नहीं है, बट लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम नया क्वेश्चन है सेम, बट अच्छी बात यह है कि हमने सिमिलर सॉर्ट ऑफ पैटर्न एक बार डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि इस टाइप का पैटर्न हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। कहाँ पर? डैम्प्ड ऑसिलेशन में। अच्छा ये बताओ, याद आ रहा है आप लोग को कि नहीं? डैम्प्ड ऑसिलेशन में हमने ये डिस्कस किया है e टू द पावर को कैसे सॉल्व करना है। हाँ हाँ सर। ओके गुड गुड, कोई बात नहीं, अगर किसी को लॉग वगैरह में कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सो हमें इसमें गिवन है, कैपेसिटर है इन अ मीडियल इंस्ट्रूमेंट इज चार्ज टू 300 वोल्ट से चार्ज किया है during a pulse of duration 2 millisecond. What is the power delivered to the brain of the patient? बेटा यार ये तो बहुत रियलिस्टिक क्वेश्चन हो गया कि एक कैपेसिटर एक इंस्ट्रूमेंट में यूज हुआ है और 300 वोल्ट से उसे हमने चार्ज किया है और 2 मिली सेकेंड तक हमने एक पल्स भेजी है, तो इसका मतलब कितनी पावर भेजी है। तो यार सिंपल सी बात है, पावर डिलीवर्ड होता है, पावर होता है जो अगर बात करें सो पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम। हमें पता है कि इस चार्ज कैपेसिटर से 300 वोल्ट से किया है, तो हाफ CV स्क्वायर की एनर्जी भेजेंगे हम पर सेकेंड, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा कितनी एनर्जी हम भेज रहे हैं। तो सॉल्व कर ले यार इस वैल्यू को, देखे आंसर क्या आ रहा है, इसे सॉल्व करें सब लोग जल्दी से, चले देखे आंसर क्या आएगा। 10 टू द पावर -6 होगा क्योंकि ये माइक्रो है और ये 300 का स्क्वायर और मिली सेकेंड है, सो 2 × 10 टू द पावर -3। जल्दी से सॉल्व करें, चेक करें। ये क्वेश्चन मतलब लैंग्वेज से टफ, मतलब ऐसा था कि बहुत रियलिस्टिक था, बट क्वेश्चन में कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं है, सारा डेटा एकदम सामने है हमारे। ओके, सो आंसर डी आ रहा है, वेरी गुड यार, काफ़ी सारे लोगों ने सॉल्व कर लिया है, वेरी गुड, ठीक है। चले, तो अभी हमें आइडिया लग जाना चाहिए कि यार देखो फिजिक्स में थोड़ा सा इंटर रिलेशन तो रहता ही है। देखो ये मैकेनिक्स का पार्ट है, मैकेनिक्स में हमने वर्क पावर एनर्जी में ये चीज़ें पढ़ी थी, तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि अभी ये सेंस तो लगाना पड़ेगा कि यार क्या गिवन है और उसके अकॉर्डिंग कैसे हमें अप्रोच करना चाहिए। इस वीक टेस्ट भी है, इस वीक जो टेस्ट होगा उसका फिर से टॉपिक वही रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर। ओके लेट्स सी, चले बताएं क्वेश्चन नंबर 91 टू 95 में
क्वेश्चन 95। 95, उससे पहले किसी को कुछ? सर 93। सर 92 93 और क्या 93 के बाद? 92 92। ओके, तो ये क्वेश्चन है 92 से डिस्कस करते हैं। देखो 92 में हमें गिवन क्या है। 92 की अगर बात करें, कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी इतनी है और उसे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल से चार्ज किया हुआ है, एंड अ वायर इज स्ट्रेच्ड बाय 0.2 मीटर बाय अ फैक्टर ऑफ 5000 न्यूटन। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज स्टोर्ड इन देम विल बी। एक मिनट देखें क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन ने एक्चुअली दो चैप्टर्स को रिलेट कर दिया है, आप लोग समझे। देखें क्वेश्चन में खास बात क्या हुई है कि यार यहाँ तक क्वेश्चन था एक कैपेसिटर का और यहां से क्वेश्चन बन गया एक वायर का। क्लियर? तो इसका मतलब इसलिए में भी आप लोग को थोड़ा सा थॉट में प्रॉब्लम हो रहा हो। अगर हम बात करें कि जो कैपेसिटर की एनर्जी होती है वो तो सबको पता है कि यार हाफ CV² से निकाल लेंगे, बट याद है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ये वायर कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। अभी दिक्कत ये है कि स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों नहीं पता, मतलब स्ट्रेन के लिए अपॉन ओरिजिनल लेंथ चाहिए होगी और स्ट्रेस के लिए भी ये होगी। तो हम कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं वर्क डन। अच्छा, किसी को पता है कि क्या मैं U को F इंटू डेल्टा एक्स ये लिख सकता हूँ या कुछ और लिखना होगा? मुझे ये जानना है कि किसी को याद है क्या इससे रिलेटेड कुछ बात, कि पोटेंशियल एनर्जी इन अ वायर अगर मैं डायरेक्टली वर्क डन टाइप निकालूं F इंटू डेल्टा एक्स, फोर्स इंटू दिस मच ऑफ डिस्टेंस, तो बताएं क्या ये सही है या इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे? मल्टीप्लाई बाय हाफ। ओके, मल्टीप्लाई बाय हाफ। क्यों बताएं मल्टीप्लाई बाय हाफ? वो जो सेकंड फॉर्मूला है उसको रीअरेंज करने के बाद वैसा आता है, हाफ इंटू लोड इंटू इलॉन्गेशन वेरी करके। गुड यार, वेरी गुड। मैं यही जानना चाहता था और ये मैंने आपको एक स्टेटमेंट भी लिखा है, आप नोट्स में अगर नोट्स ओपन करके देखोगे कि हमने ये प्रॉपर मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है क्या, कि जब भी कभी डायरेक्टली वर्क डन की बात आती है तो 50% वर्क डन ही स्टोर हो पाता है। किसी भी वायर को स्ट्रेच करने में 50% वर्क डन हीट में जाता है। क्लियर? इसका मतलब आप सोचो कि एक वायर को आप स्ट्रेच कर दो किसी फोर्स लगा के कुछ, और सोचो कि मैं F इंटू एक्स जितना एनर्जी अचीव कर लूंगा, नहीं, 50% एनर्जी लॉस हो जाती है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो क्रूशियल पार्ट था वो ये था कि इस वायर की एनर्जी इससे निकालेंगे हाफ इंटू F इंटू डेल्टा एक्स से और इसकी हाफ CV² से। दोनों सॉल्व कर दे, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू C कितना है 10 टू द पावर माइक्रोफैरेड है, मतलब 10 टू द पावर -5, और ये 448 मतलब 10 टू द पावर कितना बचेगा 1000 बच जाएगा। ठीक, यहाँ पे सॉल्व कर दे F इंटू डेल्टा एक्स से 0.1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 500। तो इस तरीके से हम दोनों चीजें सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें किसी को कुछ डाउट? ये भी सॉल्व होके कितना आ जा रहा है 500, तो मतलब डिफरेंस कितना हो जाएगा 0। क्या होगा आंसर? 0 नहीं, रेशियो पूछा हुआ है आंसर में, तो रेशियो हो जाएगा 1। ओके ठीक है, तो मे भी इसमें आप लोग इस बात से थोड़ा सा डाउट रहा होगा आपको, तो थोड़ा सा आपको इस चीजों का ख्याल रखना है। ओके चले क्वेश्चन नंबर 93 डिस्कस कर लेते हैं। अ बैटरी इज यूज्ड, देखें रीड करते हैं। अ बैटरी इज यूज्ड टू चार्ज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टिल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बिकम इक्वल टू द EMF ऑफ द बैटरी, मतलब बैटरी के EMF जितना कैपेसिटर चार्ज हो गया है। द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर टू द वर्क डन बाय द बैटरी विल बी। तो यार हमने तो ये कई बार बताया कि सिंगल कैपेसिटर और बैटरी कॉम्बिनेशन के लिए वर्क डन हो जाता है Q इंटू V। क्लियर? और Q को लिख सकते हैं C इंटू V, सो CV², ये होता है वर्क डन, और जबकि एनर्जी स्टोर होती है हाफ CV²। तो इसका मतलब हाफ एनर्जी कहाँ चली जाती है?
हाफ एनर्जी हीट लॉस में चली जाती है, हाफ CV स्क्वायर। सिंगल कैपेसिटर के लिए तो मैंने बार बार बताया था कि ये डेटा याद रखो, बहुत ज़्यादा काम भी आता है। और देखो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया हुआ है 93। क्लियर? तो मुझे नहीं लगता कि 93 में कुछ बहुत ज़्यादा आपको डाउट रहना चाहिए था, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 93 किसने पूछा हुआ था? सर मैंने पूछा था। ओके, कोई बात नहीं। अभी क्लियर समझ में आया ना? ये चीज़ें चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि याद कर लो, सिंगल बैटरी के लिए वर्क डन फुल आता है CV स्क्वायर, हाफ एनर्जी स्टोर होती है और हाफ हीट में लॉस हो जाती है। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं 95 के बारे में। ओके, तो 95 क्वेश्चन में देखें क्या दिया हुआ है कि इस पर्टिकुलर सर्किट के बारे में हमें आपको बताना है, तो क्या सिचुएशन होगी तो देख लेते हैं। स्टेडी स्टेट करंट थ्रू द बैटरी एंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज, तो वर्ड ये बहुत नोटिस करना, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब ये होता है एकदम फाइनली करंट क्या है, एकदम न्यूट्रलाइज हो गई है, वेरिएशन जो है वो खत्म हो गया, फ्लक्चुएशन चला गया है, एकदम स्टडी करंट हो गई है। तो मतलब स्टडी करंट का मतलब होता है टी लॉन्ग टाइम। स्टडी करंट का मतलब होता है टी लॉन्ग टाइम। इवन आप एज अ टी इन्फिनिटी भी हैंडल कर सकते हैं इस चीज को, तो ये चीज हम कर सकते हैं। अब बताओ कि हमें पूछा है चार्ज ऑन द कैपेसिटर, मतलब इस कैपेसिटर पे Q पूछा है, डन। और दूसरा पूछा है क्या, करंट थ्रू द बैटरी I पूछा हुआ है। ये दो चीजें पूछी हुई हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, कोई स्टूडेंट आंसर करे। T इनफाइनाइट हो गया है तो इस कैपेसिटर का क्या होगा? इसको वायर मान लेंगे या कुछ और करना है? यार कोई आंसर करो, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया हुआ है ना, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है। RC सर्किट, लास्ट लेक्चर हमारा RC सर्किट को लेके ही था। कोई आंसर करे। एट T इनफाइनाइट पर कैपेसिटर को क्या करते हैं हम? सर वायर ही वायर कंसिडर करते हैं, सर ओपन सर्किट। ओपन सर्किट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। यार एक बार नोट्स सबको देखनी है यार, ये सही नहीं है यार। अगर आप इस तरीके से इन्वॉल्व नहीं रहेंगे प्रैक्टिस शीट में तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने का कुछ मतलब नहीं होगा। तो थोड़ा सा सब लोग को अटेंटिव रहना है, ध्यान देते रहना है। तो अगर हम एक्चुअल बात करें तो कैपेसिटर रिमूव हो जाएगा, मतलब करंट इन दिस वायर, इसमें करंट जीरो। क्यों? क्योंकि ये कैपेसिटर हमने रिमूव कर दिया है। अगर रिमूव किया है तो देखो कितने रेजिस्टर बचेंगे, 1 2 3, ऑल रेजिस्टर इन पैरेलल, सो ऑल आर इन पैरेलल, ये होगा। और याद है कि हमने बताया था कि कैपेसिटर का जो पैरेलल है उसका उल्टा करते हैं रेजिस्टर में, मतलब 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना होगा, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तीनों को सॉल्व कर देते हैं, 3 LCM आएगा, 6 आएगा, so 6 प्लस 3 प्लस 2, so 11/6 ये आ जाएगा क्या, 1/R इक्विवेलेंट। गलती नहीं करना है, R इक्विवेलेंट को इन्वर्ट जरूर करना है, ये हो जाएगा 6/11, ये आ गया R इक्विवेलेंट। अब हमें करंट चाहिए, तो करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू, ओम्स लॉ ध्यान दे, क्लास 10th में पढ़ा है आपने, V इज इक्वल टू IR। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R। V कितना है 6 वोल्ट, R कितना है 6/11, सो 6 कैंसिल, क्या आंसर आ जाएगा 11 एम्पियर। तो पहला आंसर होगा करंट आ जाएगा हमारा 11 एम्पियर, डन। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट काफी अलग है और इम्पोर्टेंट होता है, क्या कि चार्ज कैसे निकालेंगे कैपेसिटर में। तो मैंने बताया था कि Q अगर निकालना है तो हो जाता है C इंटू V कैपेसिटर, कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल। तो जरा गौर करो यार कि ये कैपेसिटर हट गया, मतलब आप कुछ ऐसा फील करें, मैं सॉल्व कर देता हूँ आपको। ये सारे रेजिस्टर्स हैं और ये रेजिस्टर है और यहाँ पे हमारा कैपेसिटर है, हमें इसके क्रॉस पोटेंशियल चाहिए, डन। तो इसमें तो नो करंट है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो यही पॉइंट बन गया ना,
और ये वाला यही पॉइंट बन गया। तो इसका मतलब ये है कि आपको इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए V। तो बेटा ये तो देखो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, पैरेलल है ना सारे, डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, बैटरी से। तो V कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम बात करें Q की, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C कितना है, C है 1/2 इंटू V कितना है 6, तो मतलब कितना आ जाएगा 3 माइक्रो कूलम चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ तक का सिनेरियो था। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग इस चीज का ध्यान देना है। मैंने बताया था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि नीट में जो है Q का वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट है e⁻⁴ वाला वो नहीं पूछा जाता है, बट इस टाइप का क्वेश्चन नीट में जरूर आ जाता है। पूछ लेगा करंट इन दिस, करंट फ्रॉम द बैटरी या फिर चार्ज ऑन द कैपेसिटर, इस टाइप का। T0 पे पूछ सकता है, T इनफाइनाइट पे। और जो और ज्यादा हाईलाइट करने वाली बात थी वो ये थी यहाँ पे, क्या कि स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा आपको, कुछ लोग को नहीं रहता आइडिया, वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि जब करंट एकदम फ्लक्चुएशन बंद हो जाए, मतलब स्टडी हो जाए, करंट स्टडी हो जाए, उसका मतलब ये है कि लॉन्ग टाइम पर या टी इनफाइनाइट पर। चले तो क्वेश्चन नंबर 95 हो गया। बताएं 95 टू 100 तक बताएं डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 95 टू 100। क्वेश्चन 95 टू 100। सर 97। ओके 97। ओके तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इज चार्ज्ड एंड चार्जिंग बैटरी देन डिस्कनेक्टेड। समझो चार्ज किया है बट डिस्कनेक्ट कर दिया है। इफ द प्लेट ऑफ कैपेसिटर आर मूव्ड फर्दर अपार्ट देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो यार ये चीजें हमने काफी बार डिस्कस की हैं। यार एक कैपेसिटर का V कांस्टेंट है, सॉरी V कांस्टेंट नहीं है, डिस्कनेक्ट कर दिया है बैटरी से, मतलब क्या कांस्टेंट होगा, Q कांस्टेंट होगा। अगर Q कांस्टेंट है तो Q इज इक्वल टू हमें पता है क्या है, C इंटू V। तो इसका मतलब ये होगा कि C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2, या फिर मैं बात करूं कि C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। तो देखो C को क्या होगा, एज डिस्टेंस हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो C का फॉर्मूला क्या था, एप्सिलॉन नॉट A/D। तो अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो C क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब V क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि इस केस में क्या होगा, पोटेंशियल उसका इंक्रीज होगा। डन। तो बात कर लेते हैं क्या करेक्ट होगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इंक्रीजेस। देखो यार ये मैंने सारी चीजें डिस्कस कर दी हैं आपके साथ कि फिर U का कौन सा फार्मूला यूज करना चाहिए। U का हमें फार्मूला यूज करना चाहिए जो जिसमें कुछ कांस्टेंट हो, मतलब क्या Q² / 2C। तो देखो C डिक्रीज कर रहा है, मतलब U क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग। ओके इसमें किसी को कुछ डाउट है बताएं, 97 ओके। सर रॉन्ग कुछ है, आंसर क्या? सी दिया है। रॉन्ग कुछ है, सिंपल इज रॉन्ग। ओके 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 सॉरी सॉरी माय मिस्टेक। देखें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, क्वेश्चन में पूछा हुआ है विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो ये तो करेक्ट है, क्लियर। तो ये करेक्ट है, इसे नहीं। द कैपेसिटेंस डिक्रीजेज, ये भी करेक्ट है। द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इंक्रीजेज, ये तो इनकरेक्ट है ना, ये तो कांस्टेंट रहने वाला है, ये इनकरेक्ट है। द वोल्टेज इंक्रीजेज, ये भी करेक्ट है। तो A B D करेक्ट है और हमसे इनकरेक्ट वाला पूछा है, मतलब आंसर होगा C। ओके चले यार, तो क्वेश्चन नंबर 100 तक हमने डिस्कस कर लिया हुआ है आज। 100 के बाद से हम आगे डिस्कस करेंगे। और देखो बेटा RC के क्वेश्चन काफी सारे दिख रहे हैं और C इक्विवेलेंट के भी काफी सारे क्वेश्चन हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यार शीट सॉल्व करके आए आप लोग, तब बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। तो कल के लेक्चर में शीट अच्छे से सब लोग सॉल्व करके आए, बाकी शीट अगर टाइम बचेगा तो फिर हम प्रीवियस सेटअप डिस्कस करेंगे, मतलब फ्लक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना है। और मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इस बार का जो टेस्ट होगा, टेस्ट सुन रहे हैं सब लोग, इस बार का जो टेस्ट पेपर होगा पूरा शीट से होगा,
सब लोग को मैं पहले ही बता देता हूँ, वैसे सब लोग में बहुत सारे लोग डिस्कनेक्ट भी हो गए हैं अभी, बट जो लोग हैं उनको मैं बता देता हूँ कि इस बार का पूरा नहीं, मतलब लेट्स से कि 70% जो पेपर रहेगा वो शीट में से आने का चांस रहेगा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इस चीज का। ओके चले, शीट मतलब पूरा इलेक्ट्रो भी प्लस कैपेसिटर भी। ओके तो यार आज का लेक्चर फिर यहीं पे रखते हैं, किसी को कुछ डाउट आज के लेक्चर में तो पूछ सकता है। ओके सर टेस्ट कब होने वाला है? टेस्ट बेटा सैटरडे को होगा आई गेस, एक बार ग्रुप पे डिटेल डाल देते हैं। हाँ ओके सर। ओके ओके देन, कोई अदर डाउट्स नहीं? ओके और एक चीज़ और, जैसे मैं ये शीट सॉल्विंग है, तो शीट सॉल्विंग मैं साइड बेस पे कर रहा हूँ, तो मैं इसका सोल्यूशन नोट्स नहीं डाल सकता हूँ। तो कभी भी जब आप रिवीजन करें तो आपको वीडियो लेक्चर ही फॉलो करने पड़ेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको डाउट लग रहा है आप उसमें देख लें, लेक्चर में पर्टिकुलर नहीं आ रहा है तो फिर वापस मेरे से भी पूछ सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके ओके देन, गुड बाय एवरीवन। बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. Bye. बाय 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 सर। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।